अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत के जरिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद कर्नाटका में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर समाअत 25 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की डिवीजन बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 13 अप्रैल को यकीन दिलाया था कि वो वोकालिगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक तालीमी इदारों में दाखिले और सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरी में कोटे का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। शुरू में रियासती हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें यकसा जिन्स की शादी पर आईनी बेंच के सामने बहस करनी है और वो हफ्ते के आखिर में कोटा यानी रिजर्वेशन के इशू पर जवाब दाखिल करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटा खत्म करने को चैलेंज करने वाली कुछ अर्जी दहिंदगान की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने रियासती हुकूमत की गुजारिश पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन यह ज़रूर कहा कि उन्हें हफ्ते के आखिर में जवाब ज़रूर दिया जाना चाहिए ताकि वो 25 अप्रैल को समाअत की आइंदा तारीख से पहले उसे पढ़ सके। बेंच ने इसके बाद मामले को 25 अप्रैल को आगे समाअत के लिए फेरिस्तबंद किया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल 13 अप्रैल को 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने से मुताल्लिक कर्नाटक हुकूमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में आया। अदालत उस्मा ने हुकूमत के हुक्म पर सवाल उठाया और कहा कि पहली नज़र में ये इंतहाई गैर मुस्तहकम बुनियाद और खामी वाला मालूम होता है। तफसीरों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हुकूमत ने अदालत उस्मा को यकीन दिलाया था कि वो समाअत के आइंदा तारीख तक अपने हुक्म को रोक देगी, जिसके जरिए उसने वोकालिगा और लिंगायतों को तालीमी इदारों में दाखिला और सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरी के लिए कोटा दिया था। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को दो तबकात के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम किया जाना था। अदालत उस्मा ने गुज़िश्ता समाअत के दौरान कहा था कि पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा मालूम होता है कि कर्नाटक हुकूमत का फैसला बिल्कुल गलत नजरिए पर मुबनी है। इससे पहले अदालत ने रियासती हुकूमत और वोकालिगा और लिंगायत तबकात के अरकान की नुमाइंदगी करने वाले वकील को हुकूमत के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अपना रद्द-ए-अमल दर्ज करने के लिए 17 अप्रैल तक का वक्त दिया था और 18 अप्रैल तक कोई दाखिला या तकर्रुरी नहीं करने का हुक्म दिया था। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ वर्जी पर समाअत के दौरान मंगल को गुजरात हुकूमत ने फैसले से मुताल्लिक फाइल को दिखाने से इनकार कर दिया। रियासती हुकूमत ने दलील दी कि इस मामले में रिहाई सुप्रीम कोर्ट की हिकमत की रोशनी में ही की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि सेब का मवाजना संतरे से नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत ने कोई पुख्ता वजह बयान ना की तो अदालत उस्मा खुद नतीजा अखज़ करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 मई को आखिरी समाअत करने जा रहा है। ख्याल रहे कि मुतासिरा बिल्किस बानो के अलावा समाजी कारकुन सुभाषनी अली और टीएमसी की लीडर महुआ मित्रा ने इस मामले के कत्ल और इज्तिमाई असमत दरी के 11 मुजरिमों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया। इन मुजरिमों को रिहा करने के रियासती हुकूमत के फैसले की मरकजी हुकूमत ने भी तायद की थी और रिहा होने के बाद उन तमाम मुजरिमों का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया था। इस मामले की समाअत कर रहे जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने हुकूमत के फैसले पर तल्ख तबसरा किया। अदालत ने कहा कि सेब का मवाजना संतरे से नहीं किया जा सकता। इसी तरह कत्ले आम का मवाजना एक शख्स के कत्ल से नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब ऐसे घिनौने जराइम होते हैं तो माशरे को बड़े पैमाने पर मुतासिर करते हैं, तो किसी भी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अवामी मफाद को जहन में रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के फैसले से इत्तेफाक किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रियासती हुकूमत को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आज बिल्किस बानो है, कल आप या मुझ में से कोई भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में तयशुदा मियारात होने चाहिए। अगर आप हमें वजह नहीं बताते तो हम अपने नतीजे निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग गैंगरेप मुतासिरा के घर आग लग गई, जिसमें 2 बच्चे भी झुलस गए। इसमें एक बच्चा 7 महीने का और दूसरी बच्ची 2 महीने की है। बच्चों को कानपुर के हैलेट अस्पताल भेजा गया है। मुतासिरा और उसकी मां का इलाज उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। ये वाकया पीर की रात करीब 10 बजे का है। मामले में 7 मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुतासिरा और उसकी मां का इल्जाम है कि गैंगरेप करने वाले मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे थे।
मुखालिफत करने पर गाली गलौज करने लगे और डंडों से पीट दिया। इसके बाद घर में आग लगा दी। 2 मासूम बच्चों को जलाकर मारने की कोशिश की। 13 साल की नाबालिग लड़की से 13 फरवरी 2022 को गांव के 5 नौजवानों ने रेप किया था। इसके बाद वो हामिला हो गई थी और 7 महीने पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। गांव के रहने वाले 3 मुजरिमीन अमन, अरुण और सतीश को जेल भेजा गया था। वो 1 महीने से जमानत पर है। गैंगरेप मुतासरा की मां ने बताया कि बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले जमानत पर बाहर आ गए हैं। पीर की शाम को मुलजिमीन अमन व सतीश अपने 2 दीगर साथियों के साथ उनके घर आए। उनके साथ उनके देवर और ससुर भी थे। सभी रेप के मामले में समझौता करने के लिए दबाव बनाने लगे। मुखालिफत करने पर कत्ल करने की धमकी देने लगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि आखिर कब तक बीजेपी वजीर आजम मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ती रहेगी, क्या वो कर्नाटका के वजीर आला बनेंगे। खड़गे ने इस सवाल डेक्कन हेराल्ड को दिए गए इंटरव्यू में उस सवाल के जवाब में उठाया जिसमें उनसे कहा गया था कि बीजेपी का दावा है कि वजीर आजम मोदी अवाम में काफी मकबूल हैं। खड़गे ने यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस कर्नाटका इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और मुल्क के अवाम और आइन का एहतराम करने वालों, जमहूरियत में यकीन रखने और सेकुलरिज्म से मोहब्बत करने वालों को राहत पहुंचाएगी। खड़गे ने कहा कि कर्नाटका के अवाम बीजेपी की बदनुमानियों से तंग आ चुके हैं और उसके खिलाफ हुकूमत मुखालिफ लहर है। बीजेपी के इस दावे के सवाल पर कि कर्नाटका में माहौल बीजेपी के हक में है और वजीर आजम मोदी अवाम में बहुत मकबूल है, खड़गे ने कहा कि आप कब तक मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ते रहोगे? क्या मोदी कर्नाटका के वजीर आला बनेंगे? क्या अमित शाह कर्नाटका के वजीर दाखिला बनेंगे? कर्नाटका में मकामी मसाइल अवाम के सामने हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि 40% कमीशन वाली हुकूमत की बात आप सबके लबों पर है। ऐसे में अगर बीजेपी इख्तिदार के हक में लहर दिखाती है तो क्या मोदी ने इस 40% कमीशन करप्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कौमी सतह पर ओबीसी सेंसस कराने का मुतालबा और तेज कर दिया है। आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें लिखा गया कि मोदी जी मुल्क में जातों का डेटा जारी कीजिए ताकि सभी को आगे बढ़ने के यकसा मौके मिले, मुल्क में एक सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। तो मोदी जी कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। कांग्रेस ने मंगल के रोज कहा कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और साबिक आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी के बयान से वाज़ेह हो गया है कि यह हमले बदइंतजामी और इंटेलिजेंस की नाकामी का नतीजा था। इसलिए हुकूमत को इस हमले के सिलसिले में व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। कांग्रेस कायदीन शक्ति सिंह गोयल, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को बताना चाहिए कि क्या यह हमला हुकूमत की बदइंतजामी और इंटेलिजेंस की नाकामी का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी के लिए देश का हित दल के हित से हर वक्त ऊपर रहा है। हमने कभी भी सेना के नाम पर, आतंकवाद के नाम पे, विदेश नीति के नाम पे हमने राजनीति नहीं की है। आप सभी को याद होगा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, यहां से आतंकवादियों को कंधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में साथ दिया।
हमने उस वक्त राजनीति नहीं की, ना ही हमने सरकार पे अटैक किया। आज भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, दल के हित से ऊपर उठ के हम काम करते रहे हैं। आपको याद होगा पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आप ही के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने तब हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने माइक रखते हुए पूछा था कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्या इसको हवाई मार्ग से नहीं लाया जा सकता था। चुनाव सामने था, राजनीति हो सकती थी, पर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के नाते राहुल गांधी जी ने कहा था कि वक्त इन चीजों का नहीं है, यह वक्त कुछ और है, और संवेदनाएं जताई उन 40 जवानों के परिवार के प्रति, और ऐसी घटना के लिए चिंता व्यक्त की, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी के लिए देश का हित दल के हित से हर वक्त ऊपर रहा है। हमने कभी भी सेना के नाम पर, आतंकवाद के नाम पे, विदेश नीति के नाम पे हमने राजनीति नहीं की है। आप सभी को याद होगा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, अक्षर हमारे डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और ये कहा है कि 2500 सुरक्षा कर्मियों को 78 गाड़ियों के अंदर आप जम्मू से श्रीनगर ला रहे हैं। रोड ओपनिंग की ड्रिल है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती है, कोई भी बड़ी कॉन्वॉय अगर चलती है तो उसके अंदर एंटी आईईडी जैमर्स पहले चलते हैं, रोड की सैनिटाइजेशन की जाती है और जितने भी लेटरल्स, आर्टीरियल रोड्स, लिंक रोड्स हाईवे को ज्वाइन करते हैं उन्हें कवर किया जाता है ताकि कोई मिलिटेंट या कोई मिस एडवेंचर एक्टिविटी ना कर सके। और सत्यपाल मलिक जी ने भी ये अपने वक्तव्य में कहा है कि लिंक रोड पर कोई जिप्सी नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑपरेशनल लैप्स है। जनरल शंकर राय चौधरी ने यह कहा कि अगर जहाज सीआरपीएफ को दिए जाते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स पिछले कुछ एक महीने से 2 जनवरी से लेके और 13 फरवरी तक लगातार आ रही थी कि कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, वारदात हो सकती है, सॉफ्ट टारगेट है, कॉन्वॉयज, उनके ऊपर मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और उसको रीइंफोर्स किया जनरल शंकर राय चौधरी जी ने कि 300 किलो आरडीएक्स अगर एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 दिन वहां पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था। हम लोगों ने उस इलाके में काम किया है। अगर 10-15 किलो आरडीएक्स भी आसपास कहीं पता चलता है कि किसी इलाके के अंदर है तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं और उस एक्सप्लोसिव को
और उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती है और निष्क्रिय करने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे अचरज है इस बात का कि 300 किलो आरडीएक्स 10 से 12 दिन तक एक गाड़ी के अंदर घूम रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस नेटवर्क को ये जानकारी नहीं हुई। और जो अगर ये जानकारी, पुख्ता जानकारी अगर आगे पास की जाती और इनको मिलिटेंट्स को अगर पकड़ा जाता तो आज ये सभी शहीद जवान हमारे बीच होते। हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर नौटंकी करने का इल्जाम लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने आज एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत में शुरू किया गया था, जिसका मकसद मुल्क में शेरों की घटती तादाद को रोकना था और उनके शिकार को रोकते हुए शेरों की तादाद में इजाफा करना था। Well, Project Tiger was launched on the 1st of April 1973. It was launched at Corbett National Park, and it was launched by Dr. Karan Singh, who was the chairman of the Indian Board on Wildlife. But the entire architect, the person who conceived it, who formulated it, and who pushed it, was the Prime Minister Indira Gandhi at that time. See, it had been in the making for a couple of years. Remember, there was a moratorium that was imposed on the shooting of tigers in 1970. And then we had the Wildlife Protection Act of 1972. Before that, there was the Assembly of the International Union for the Conservation of Nature, which first brought to public attention the extent to which the tigers and many other species, including the lions and so on, were endangered. In the 3 years that we had, 66, 67, 68, these were famine years. And there were large-scale reports of poaching, people poaching in wildlife areas, particularly in the eastern part of the country, in the central part of the country. And that's what led Indira Gandhi to then impose a ban on shooting of tigers and other wild animals. And then the Wildlife Protection Act came into being in 1972. And then Project Tiger got launched. So, the background was the Prime Minister herself was a dedicated conservationist. She was a great environmentalist, believer in the protection of wildlife. Incidentally, there's a general belief that Project Tiger is the first program. No, it's not true. On the 15th of January 1972, the first conservation program that Indira Gandhi launched was the Gir Lion Sanctuary Project. That was on the 15th of January 1972. And subsequently, on the 1st of April 1973, Project Tiger was launched. And nine reserves were identified. Corbett, Ranthambore, Kanha, Melghat, Bandipur, Simlipal, Palamu, Manas and Sundarbans. These were the 9 tiger areas that were identified. एनसीपी कायद और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। अजीत ने कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसी एमएलए की सिग्नेचर नहीं ली गई, बीजेपी के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, जब तक जान में जान है तब तक एनसीपी से जुड़ा रहूंगा, चाहो तो एफिडेविट पर लिख कर दे दूं। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी भतीजे के बीजेपी के साथ जाने की खबरों को सिर्फ अटकलें बताया। उन्होंने कहा कि इस बारे में सिर्फ मीडिया में ही बातें हो रही हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसीलिए अजीत इलेक्शन की तैयारियों में बिजी हैं। इस बीच अजीत ने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का बैनर हटा दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत के साथ एनसीपी के 40 एमएलए हैं। इस बीच पार्टी के ही 3 एमएलए मानिक कोकाटे, सुनील शेलके और अन्ना बलसोड़ खुलकर अजीत पवार की ताईद में आ गए। तीनों एमएलए ने कहा कि अजीत जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उधर उद्धव ग्रुप के एमपी संजय रावत ने कहा कि ये सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं, अजीत के खिलाफ खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं, अजीत ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे।
दुसरी गोष्ट, आपण जे काही सातत्याने माझ्याबद्दलच्या बातम्या पसरवताय किंवा दाखवताय, मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही. तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्या, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही. आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत. त्याच्यामुळं या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही. त्याच्यामुळं काही वेगवेगळ्या चॅनलमध्ये इतर राजकीय पक्षाचे लोक देखील त्यांचं मत व्यक्त करतात. त्यांनी तो काय व्यक्त करावं, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचा तो त्यांचा अधिकार आहे. तुम्ही आता आज मी इथं नेहमीप्रमाणे माझ्या ऑफिसला बसतो त्यावेळेस कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. इस मुलाकात में दोनों ने अपोजिशन के इत्तेहाद और बीजेपी की तरफ से मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर बातचीत की गई. वेणुगोपाल ने कहा कि अपोजिशन साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा. उद्धव ठाकरे ने केसी वेणुगोपाल की बातों के साथ सहमति जताते हुए कहा कि सभी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन अभी उनकी लड़ाई ऐवान को बचाने की है, आइन को बचाने की है. उन्होंने कहा कि जब हम दोस्ती निभाते हैं तो वो दोस्ती नहीं रिश्ता होता है. हमने 25 साल बीजेपी का साथ दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. अपोजिशन के इत्तेहाद को लेकर पिछले हफ्ते मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव और एनसीपी सरबराह शरद पवार से मिले थे. बिहार के 2 कायदीन भी इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मिले थे. मीटिंग के बाद वेणुगोपाल ने कहा कि मैं यहाँ उद्धव जी से मिलने और उन्हें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पैगाम देने आया था. शराब पॉलिसी केस में जेल में बंद दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी केस में जमानत पर सुनवाई हुई. हालांकि कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है. अब कोर्ट 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी. इससे पहले 24 अप्रैल को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी. ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में हो चुकी है. उसी दौरान सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई थी. ईडी ने 17 अप्रैल को कोर्ट में कहा कि वो अप्रैल के आखिर में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लाई के खिलाफ अगली चार्जशीट भी फाइल करने वाले हैं. तृणमूल कांग्रेस के कायद मुकुल राय लापता हो गए. हालांकि बाद में ये पता चला कि वो दिल्ली में हैं और उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से आए हैं. उनके बेटे शुभ्रांशु राय ने ये दावा, उनकी गुमशुदगी का दावा किया था. उन्होंने बताया कि राय पीर की शाम से उनका कोई अता पता नहीं है, उनसे राब्ता भी नहीं हो पाया है. शुभ्रांशु ने बताया कि राय पीर की शाम को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकले थे. उन्हें रात 9:55 तक दिल्ली में लैंड होना था, लेकिन अब उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है. कल शुभ्रांशु ने कोलकाता को NSCBI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इससे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी. बेटे ने कहा था कि उनके वालिद की जहनी हालत ठीक नहीं है, सभी को उन पर सियासत करने से बचना चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक मुकुल राय की इतवार को उनके बेटे से बहस हुई थी, जिसके बाद वो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे. इसके अलावा राय सेहत से मुताल्लिक काफ़ी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं. सिद्धू मूसावाला कत्ल मामले के कलीदी मुलजिम लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिनों के लिए NIA की रिमांड पर भेजा गया है. NIA ने अदालत से रिमांड का मुतालबा किया था. अदालत ने NIA के मुतालबे को मंजूर करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया. पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि रिमांड के बाद जांच एजेंसी को सबूत के साथ पेश होना पड़ेगा. लॉरेंस बिश्नोई को मंगल के रोज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में राजस्थान के मामले में पेश किया गया. NIA ने इस दौरान अपनी बात सामने रखी, जिस पर गौर करने के बाद अदालत ने हुक्म दिया कि बिश्नोई को 7 दिन के लिए रिमांड पर भेजा जाएगा. काबिल जिक्र बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई के अदालत में पेश होने से पहले उससे अतीक अहमद कत्ल मामले को लेकर भी सवाल किया गया कि क्या आपने अतीक के हमलावरों को पिस्तौल दी. हालांकि बिश्नोई ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. स्पाइसजेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की मंगल के रोज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी. दरअसल पायलट को प्लेन के कॉकपिट में AFT कार्गो फायर लाइट जलने की
फॉल्स वार्निंग मिली थी। इसके बाद प्लेन को बीच रास्ते से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। प्लेन में 140 लोग सवार थे, सभी मुसाफिर महफूज हैं। एयरलाइन कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक स्पाइसजेट B737 की ऑपरेटिंग दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट HG8373 ने सुबह 9:45 बजे दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी। श्रीनगर पहुंचने से पहले ही कॉकपिट में AFT कार्गो फायर लाइट जली, जिसके बाद उसे फौरी दिल्ली लाने का फैसला किया गया। हरियाणा के करनाल में मंगल की सुबह 3:30 बजे शिव शक्ति राइस मिल्स की 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। तरावड़ी की शिव शक्ति राइस मिल्स की इस इमारत में करीब 200 मजदूर रहते हैं। इनमें से कुछ रात को काम पर गए हुए थे, बाकी इमारत में सो रहे थे। NDRF और पुलिस टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। यह ऑपरेशन 7 घंटे तक चला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मरने वाले मजदूर बिहार के अरारिया, बेगूसराय, खड़ागिया और समीसापुर के रहने वाले हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ शहर के रावत किवले इलाके में पीर को लोहे का होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 4 खवातीन हैं। ये वाकया शाम 6:30 बजे का बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। दरअसल रावत किवले इलाके में करनज देहू सर्विस रोड पर आंधी और बारिश से बचने के लिए कुछ लोग एक दुकान के पास खड़े थे। दुकान के पास ही लोहे की एक होर्डिंग लगी थी। आंधी के चलते होर्डिंग दुकान पर गिरी, जिससे 8 लोग होर्डिंग के नीचे दब गए। हिंदुस्तान में टेक कंपनी एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर ओपन हो गया है। CEO टिम कुक ने कंपनी के पहले फ्लैगशिप स्टोर को मुंबई में आज यानी 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ओपन किया। उन्होंने स्टोर का दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में ये स्टोर बनाया गया। एप्पल के अब 25 मुल्कों में जुमला 551 स्टोर हो गए हैं। दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद इसकी तादाद बढ़कर 552 हो जाएगी। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7,633 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 61,233 हो गया है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई में कर्नाटका के 31 आदिवासी फंस गए हैं। सभी लोग सूडानी शहर अल फशोर में रह रहे हैं। ये लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने के लिए सूडान गए थे। इनसे 19 लोग कर्नाटका के हुनसूर, 7 शिवमोगा और 5 लोग चन्नीगिरी के रहने वाले हैं। इन्हीं में से एक एस प्रभु ने एक अखबार को फोन पर ये बात बताई। उसने बताया कि हम पिछले 4-5 दिनों से एक किराए के मकान में फंसे हुए हैं। हमारे पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बाहर से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। इसी दौरान कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत पर कन्नड़ मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, उन्हें उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। बिलियनियर एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रूथ GPT लॉन्च करने का ऐलान किया। इसके जरिए मस्क ओपन AI के चैट GPT और गूगल के बार्ड को टक्कर देंगे। एक इंटरव्यू में मस्क ने ओपन AI पर AI को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का इल्जाम लगाते हुए तनकीद की। उन्होंने कहा कि ओपन AI अब सिर्फ मुनाफे के लिए क्लोज्ड सोर्स वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। साथ ही मस्क ने गूगल के को फाउंडर लैरी पेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी को सीरियस नहीं लेने का इल्जाम लगाया। इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा कि मैं कुछ ऐसा शुरू करने जा रहा हूं जिसे मैं ट्रूथ GPT या मैक्सिमम ट्रूथ सर्च करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूं। ये यूनिवर्स के नेचर को समझने की कोशिश करेगा। जंग के बीच रूस के सदर ने यूक्रेन के खारसोन इलाके की सीक्रेट विजिट की। रूस की हुकूमत ने मंगल को इसकी जानकारी दी। इस विजिट पर पुतिन फ्रंट लाइन से काफी करीब थे। वो खारसोन में फौजियों के हेडक्वार्टर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरे पर उनके साथ स्टाफ के मेंबर भी मौजूद थे। रूसी मीडिया ने इसकी वीडियो और फुटेज जारी किया। हालांकि हुकूमत ने यह नहीं बताया कि पुतिन ने यह विजिट कब की।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।